पिछली बार हमने देखा कि जब नानी दिनेश के पास जाती है तो नानी के हाव भाव भी दिनेश जैसे हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं साइडल की हूँ, मेरे हत्या कर दी गई थी, मेरी लाश के बेरा में से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कर गया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की। वहाँ कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था। पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धूत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा कि आज तू भी पिएगा, आजा बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी। इसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा था। दिनेश की आवाज उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो गया था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्योहार आ रहा था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वही सब शुरू होने वाला है तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया।
बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर जंगल में मैं उस तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठा कर उसका शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई थी। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसे कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहाँ दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुबा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी ने कहा, बोल, तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। पुजारी ने कहा, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताबूत में यहाँ ताज्जुब तो यह था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा न चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुँचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक तो हो गया पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने के समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी, ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। तो ये था तंत्रा कहानी का पार्ट 2। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।